गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर हम लोग उत्तराखंड एलटी तथा लेक्चर के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है उसके लिए जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ, इससे पहले मैं कम से कम 5-6 जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर लेक्चर डाल चुका हूँ। तो आप लोग ने अगर वो चीज़ नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में उसको चेक कीजिए और उनको जरूर देखिए, जितने भी लोग अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज जो मैं आपके बीच में जो लेक्चर लेके आया हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सिलेबस में जो 3 प्रमुख इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, भारतीय शिक्षा व्यवस्था इस टॉपिक के अंतर्गत, तो उन्हीं के बारे में जो है मैं आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखना और सारे जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से समझना, ताकि जो है इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरे के पूरे टॉपिक्स जो है वो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये जो टॉपिक में तीनों आज जो इंस्टीट्यूशन में बात करने वाला हूँ ये आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है और इससे जरूर एक क्वेश्चन बनेगा इन तीनों में से किसी एक से। ठीक है, तो हम इनको देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीजें बोली गई। सबसे पहले बात कर रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या जिसको हम कहते हैं यूजीसी। यूजीसी या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आयोग आप लोगों ने सबने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो स्थापना हुई इसकी 1956 में सांविधिक निकाय के रूप में। सांविधिक निकाय का मतलब होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि जो केंद्र सरकार एक किसी एक्ट के माध्यम से बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी निकाय या संवैधानिक निकाय कहा जाता है। तो ये एक संवैधानिक निकाय के रूप में 1956 में इसका स्थापना हुई थी। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि जो आजादी के बाद हमारा पहला आयोग विश्वविद्यालय आयोग आया था, कौन सा, राधा कृष्णन कमीशन। उन्होंने ही इसको बनाने की रिकमेंडेशन दी थी कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो शिक्षा है उसके अंदर अनुदान किस प्रकार से दिए जाए, किस किस कॉलेज को किस प्रकार से दी जाएगी, उसके रेगुलेशन के लिए और बाकी जो सुधार है उनके लिए जो है एक कमीशन बनाया जाना चाहिए। और उसी के लिए जो है उन्होंने फाइनली इसको बनाने की बात की थी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, और उन्हीं की रिकमेंडेशन पर फाइनली 1956 में ये स्टैब्लिश हुआ, जिसका कि मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है ना, तो मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। उसके बाद इसके कार्य मुख्य रूप से क्या है, तो कार्य है विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना तथा समन्वय करना। ठीक है ना, यानी कि एक तो जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहन करना विश्वविद्यालय शिक्षा की ओर आने के लिए, और दूसरा रेगुलेशन कि कहाँ पर कौन सा कॉलेज खोला जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी को कितना ग्रांट दिया जाना चाहिए, किसको कितना कम दिया जाना चाहिए, ये सारी चीजों का रेगुलेशन जो है वो ये यूजीसी के अंदर आता है। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है, इसमें शिक्षण के मानक को निर्धारित करना और बनाए रखना। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या टीचिंग स्टैंडर्ड होगा, उन सब के लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सेट करना, क्या उसके मानक होंगे, क्या प्रोसेस होगी, ये सारे उसके लिए कुछ नॉर्म्स तय किए जाते हैं। चाहे वो हर चीज के हों, चाहे वो टीचिंग की फैकल्टी के नॉर्म्स हों, चाहे वो आपके बच्चों के एडमिशन से संबंधित नॉर्म्स हों, चाहे वो आपकी बिल्डिंग्स जो बनती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनसे संबंधित नॉर्म्स हो, हर प्रकार की चीज के लिए नॉर्म्स सेट किए जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यूजीसी की रेगुलेशन के अंतर्गत ही वो होता है। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट है परीक्षा के मानक निर्धारित करना, वो बनाए रखना। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आप सब जानते हैं, जो यूनिवर्सिटी होती है उसके अंदर प्रत्येक यूनिवर्सिटी का अपना कुछ ना कुछ परीक्षा का स्तर होता है, और उस परीक्षा चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स के एग्जाम हो, उन सब के लिए जो है कुछ ना कुछ मानक होता है, और उन मानकों के अंतर्गत ही वहां पर प्रवेश या पढ़ाई होती है या परीक्षा होती है। तो वो सारे मानक भी यूजीसी के रेगुलेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, उसके बाद विश्वविद्यालय में अनुसंधान के मानक को निर्धारित करता है, यानी कि रिसर्च आप जानते हैं कि हम देखते हैं कि किसी विश्वविद्यालय के अंदर बहुत हाई लेवल की रिसर्च होती है, किसी के अंदर निम्न लेवल की, और उसी के हिसाब से जो है वो विश्वविद्यालयों की जो रैंकिंग है वो तय होती है। तो ये यूजीसी जो है वो कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म्स उसके लिए तैयार करती है कि रिसर्च का लेवल क्या होना चाहिए, किस प्रकार से जो
JRF होंगे या जो भी प्रोजेक्ट्स वर्क होंगे उनका क्या लेवल यूनिवर्सिटी के अंदर होना चाहिए। जो जो विश्वविद्यालय उन मानकों उन नॉर्म्स के अंदर खरे उतरते हैं उनके उनके उनकी रैंकिंग जो है वो ऊपर चली जाती है ना। आप देखते हैं आजकल तो नीति आयोग भी जो है वो यूनिवर्सिटीज की जो है वो रैंकिंग निकालता है। तो वो रैंकिंग के अंदर किस प्रकार से डिसाइडेशन होता है कि भाई वो यूजीसी की जो नॉर्म्स है उनको कितना फॉलो कर पाते हैं, उसी के अनुसार जो है वो तय होता है कि वो यूनिवर्सिटी ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी। ठीक है, तो ये होते हैं यूजीसी के नॉर्म्स। उसके अलावा देखना, आपने एक बार सुना होगा कि नैक, NAAC, तो जो नाक है या नैक जो भी आप कहें वो भी एक क्या होता है, इसी का पार्ट होता है। इसी के अंडर में एक स्वायत्त एक और बॉडी है वो, जो कि क्या करते हैं पूरे देश के अंदर यूनिवर्सिटीज की जो है वो रैंकिंग तय करती है और जहां पर नैक की जो अच्छी रेटिंग जहां जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है उनको बहुत ही अच्छा स्तर का माना जाता है। ठीक है ना, तो वो सब रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है। ठीक है, तो यह नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है NCERT, या जिसको हम क्या क्या कहते हैं, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म भी याद होना सबसे पहले जरूरी है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रशिक्षण परिषद, है ना, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। उसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो स्थापना हुई 27 जुलाई 1961, 27 जुलाई 1961 को इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया NCERT। NCERT की जो स्थापना है वो कैसे हुई, उस समय जो है वो लगभग 7 नेशनल लेवल के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे। तो उन्होंने, सरकार ने सोचा कि ये 7 अलग अलग होने के बजाय इनको सबको एक सिंगल बॉडी के अंतर्गत बना दिया जाए और उसी के अंडर में ये काम करेंगे। तो इसीलिए उस सबको NCERT के अंदर डाल दिया गया और NCERT इनको सबको मिलाकर एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया। स्वायत्त निकाय यानी कि ऑटोनोमस बॉडी, यानी कि गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं होती है, गवर्नमेंट हालांकि होगी तो गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन ऑटोनोमस रूप से ये काम करती है, यानी इनके निर्णय स्वयं के निर्णय होते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करती है। तो यह इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है, नई दिल्ली के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि इसका काम क्या है। तो काम क्या है, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, सहायता और समन्वय। जितनी हमारी जो स्कूली पूरे देश के अंदर स्कूली एजुकेशन है उसको रेगुलेट करना, उसके अंदर रिसर्च करना, क्या क्या चीजें नहीं हो सकती हैं उसको लेके आना, ये सब काम जो है, और रेगुलेशन का काम जो है वो NCERT के अंदर आता है। ठीक है ना, उसके अलावा हम क्या होता है, मॉडल पाठ्य पुस्तक, पूरक सामग्री व समाचार पत्र पत्रिकाएं, साहित्य आदि प्रकाशित करना। तो जो NCERT है वो क्या करती है, हम आप सब जानते हैं कि जो NCERT है वो क्या करती है, पाठ्य पुस्तक जो है, सामग्री और अन्य जितनी भी सामग्री होती है, चाहे शिक्षण से रिलेटेड, चाहे वो समाचार पत्र पत्रिकाएं हो, ये सब चीजें वो प्रकाशित करने का काम करती हैं। और NCERT के द्वारा जो छपी हुई बुक्स होती हैं वो सबसे ज्यादा माना गया ऑथेंटिक मानी जाती है। तो वो क्यों मानी जाती है, क्योंकि वहां पर जो है उन बुक्स को तैयार करने में काफी बड़े बड़े जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स जो है उनका पैनल होता है, और उन एक्सपर्ट्स के पैनल की राय के आधार पर ही वो बुक्स जो है वो तैयार की जाती है। इसलिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आपने देखा वो हमेशा उसमें जो है वो चीजें जो है, या साइंस में का टॉपिक हो या कोई भी अदर टॉपिक हो, यहाँ तक कि सबसे बड़े एग्जाम IAS में भी सबसे पहले जो है वो NCERT ही पढ़ने की रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। वो क्यों दी जाती हैं, उसका कारण ही यही है क्योंकि NCERT जो है वो एक्सपर्ट पैनल्स के अंतर्गत तैयार की जाती हैं, और NCERT की जो बुक्स हैं वो सबसे विद्यालयी शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई हैं। उनमें उनको तैयार करने में बच्चे के मनोविज्ञान, बच्चे के मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद जो है नेक्स्ट, नवीन शिक्षण तकनीकी का विकास, यानी कि टीचिंग में क्या नई नई टेक्नोलॉजी या कुछ नए टेक्निक्स अपनाए जा सकते हैं, इनोवेटिव तरीके अपनाए जा सकते हैं, उनको भी डेवलप करने का काम जो है वो NCERT करती है, क्योंकि वहां पर विशेषज्ञ लोग शिक्षाविद बैठे होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति करने हेतु नोडल एजेंसी, यानी कि ये जो हमारे शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य, यानी कि सबको एजुकेशन हमने प्रोवाइड करवानी है, जिसके अंतर्गत हम जानते हैं कि जो
RTE है, राइट टू एजुकेशन, वो आता है भाई, जिसमें कि प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलना ही मिलना है। तो वो क्या है, वो इसलिए है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है कि प्रत्येक बच्चे तक एजुकेशन हमने पहुंचानी है। तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी एनसीईआरटी एक कार्यदायी संस्था या नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, ठीक है ना। तो ये इस एनसीईआरटी का मुख्य कर्तव्य है। बाकी जो आरटीई है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हम अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है वो है एनसीटीई, ठीक है ना। तो एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है भारत देश के अंदर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक शिक्षा, टीचर ट्रेनिंग के लिए विशेषकर, ठीक है ना, टीचर एजुकेशन के लिए। तो इसकी स्थापना कब हुई? 17 अगस्त 1995, 1995। इसका जो मुख्यालय है वो भी नई दिल्ली के अंतर्गत है। उसके बाद इसकी जो क्षेत्रीय समितियां, कुछ रीजनल कमिटीज भी हैं, जो कि बेंगलोर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है और जयपुर के अंतर्गत है। ये 4 रीजनल कमिटीज इसमें काम करती हैं। अब जो 1973 है, इससे पहले जो है वो एनसीटीई क्या था, केवल एक सलाहकारी समिति या एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती थी। एडवाइजरी बॉडी का काम होता था कि अध्यापक शिक्षा है उसके बारे में जो है वो राज्यों को और केंद्र सरकारों को एक तरह से रिकमेंडेशंस देना या सलाह देना, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखा गया 1986 में जो शिक्षा नीति आई, 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके बारे में भी आपके उसमें नेक्स्ट टॉपिक के अंदर दिया गया है, जिसके बारे में हम सेपरेट वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि 1986 की जो पॉलिसी आई उसमें जो है वो एक बात बोली गई कि भाई जो टीचर एजुकेशन है उसका स्तर पुअर है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका स्तर जो है वो घटिया है, उनके अंदर जो है वो पर्याप्त टीचर ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, जो गुणवत्ता स्तर उनका वो बहुत निम्न है। इसीलिए क्या किया जाए, इनको रेगुलेट करने के लिए इस बॉडी को एक संवैधानिक संस्था की तरह उसको मान्यता दे दी जाए, ठीक है। तो इसी में सबसे पहले इसको बोला गया कि इसको आप एक्ट के थ्रू इसको लाइए, ठीक है। फिर फाइनली जो है 1993 में जो है एनसीटीई एक्ट लेके इसको एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित कर दिया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी, ताकि इसके पास अपने स्वयं के अधिकार और संसाधन आ जाए और वो अच्छे तरीके से फिर काम कर पाए। फिर इस संस्था के आने के बाद इन्होंने टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण काम किए, ठीक है ना। और आगे भी आने वाले, अब आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में जो है वो टीचर एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं थी, केवल खाना पूर्ति थी। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे किस प्रकार से रेगुलेशन अब बढ़ता जा रहा है और टीचिंग की जॉब पाना भी एक क्या हो गया, महत्वपूर्ण एक तरह से चुनौती भरा कार्य हो चुका है। तो वो जब ये इस प्रकार के रेगुलेशन मजबूती हुई तब जाके ही ये हो पाया, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास 3 प्रमुख इंस्टीट्यूशन, यूजीसी, एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीटीई या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो आप लोगों को इन तीनों के बारे में जो है वो चीजें मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ गई होंगी और इनको आपने याद रखना है। इनसे क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन तीनों में से एक से आ सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे 1986 की जो पॉलिसी है उसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस की गई थी, ठीक है, और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ये 2 चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।